Okay class, let's start. Pay attention class. Osama, pay attention. So now, this is about standard cost. Standard cost and the balanced scorecard. Okay? Now this topic, it extends over 2 chapters in the slides. In the book, pay attention. In the book, it will only be 1 chapter. Okay? So basically this chapter is about standards and variances. Okay? So, first of all, you need to understand what are standards. Standards क्या होते हैं? Standards, जी, any idea? Standards क्या होते हैं? जिस तरह? SI units नहीं. जी, सोहेल. Benchmarks. ठीक है? ये किस्म के benchmarks है जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं. जिस तरह आप लोग कह देते हैं कि I am making this product, let's say, और इस प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड कितना मटेरियल लगेगा? इसमें लगेगा 500 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक, बस स्टैंडर्ड है. हर प्रोडक्ट के अंदर इतना मटेरियल लगेगा. और फिर अगर इसका एक मटेरियल का क्वांटिटी डिसाइडेड है, इन द सेम वे इसकी प्राइस भी डिसाइडेड हो स्टैंडर्ड के अंदर कि ये 500 ग्राम ऑफ प्लास्टिक जो है या 1 kg ऑफ प्लास्टिक जो है ये इतने का आपको बाज़ार से मिल जाना चाहिए. सो वंस अगेन, क्वांटिटीज़ एंड प्राइसेस स्टैंडर्डाइज हम कर लेते हैं कि कितना होना चाहिए. सो स्टैंडर्ड्स आर एक्चुअली बेंचमार्क्स और नॉर्म्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस. जो भी हम कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस, जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों ने पहले से सेट किया हुआ है कि इसके अंदर आधा किलो प्लास्टिक लगेगा. अब अगर इससे ज़्यादा जाएगा, सो दैट मीन्स यू आर यूजिंग मोर, सो इट इज़ अनफेवरेबल. इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड. अच्छा नहीं है ना कि आपको चाहिए कि आप इसके अंदर 500 ग्राम लगाएं लेकिन आप 550 ग्राम लगाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप लोग एफिशिएंट नहीं हैं. ओके, 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड. अब 2 किस्म के स्टैंडर्ड्स हमने कहा कि या तो मैं इसका ग्राम भी डिसाइड करता हूँ कितना लगेगा, क्वांटिटी, और फिर दूसरा आई डिसाइड द प्राइस, द कॉस्ट. सो एक्चुअली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स. वी हैव अ क्वांटिटी स्टैंडर्ड which would specify how much of the input of the raw material would be used in my product. How much of an input should be used to make a product or provide a service. इसके अंदर कितना लगेगा मटेरियल. इसी तरह वो मटेरियल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका रेट क्या होना चाहिए, उसकी कॉस्ट या उसकी प्राइस क्या होना चाहिए. कॉस्ट प्राइस स्टैंडर्ड स्पेसिफाई हाउ मच शुड बी पेड फॉर ईच यूनिट ऑफ द इनपुट. कि वो जो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर लगेगा इतना मटेरियल, तो वो कितने का है, वो कितने का होना चाहिए. अब ये सिर्फ मटेरियल नहीं, ये सब चीज़ें, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स, सब के लिए हम स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं. वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स मेरे पास होंगे. और अगर मैं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जा रहा हूँ, सो आई एम डूइंग गुड. अगर मैं स्टैंडर्ड से हट जाता हूँ और ज़्यादा यूजेज कर देता हूँ या रेट ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स दिस इज समथिंग बैड. सो दिस इज़ अनफेवरेबल. और अगर मैं इसमें थोड़ा कमी कर लेता हूँ, सो दैट इज समथिंग गुड. ओके, लेकिन याद रखिए फिर इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज हैं. अगर मैं इसके अंदर प्लास्टिक कम लगा रहा हूँ तो द क्वालिटी माइट, ठीक है, क्वालिटी ख़राब होने जाएगी. या अगर मैं इस स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए मैं कहता हूँ यार स्टैंडर्ड है कि 100 रुपये किलो हो, मैं 90 रुपीज़ किलो वाला प्लास्टिक ले आऊँ, तो ऑब्वियसली माई प्रोडक्ट वुड सफ़र. तो ये बात याद रखनी है तुम्हारा. ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट, वी सेड डेविएशंस कैन बी फॉर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. ठीक, डेविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड deemed significant are brought to the attention of management. Now whenever there are deviations, the management should know about it कि क्या हो रहा है. मैनेजमेंट चेक करता है इसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं. स्टैंडर्ड से अगर आप डेविएट हो जाएं तो वो वेरिएंस है, फ़र्क है ना बीच में. वेरिएंस मैनेजमेंट देखता है. वाई? बिकॉज देन इट वुड आइदर बी समथिंग गुड ऑन योर पार्ट और बैड ऑन योर पार्ट. अब अगर आपने कुछ अच्छी डील स्ट्राइक कर दी अपने सप्लायर के साथ और कम रेट पर मटेरियल ले लिया, सो दैट इज समथिंग गुड. सो द मैनेजर वुड अप्रिशिएट यू, आपको शायद इंसेंटिव भी दे, बोनस भी दे दे. लेकिन अगर आपने मार्केट में एक चीज़ मिल रही है एक रेट के ऊपर, आपने उससे ज़्यादा रेट पे कोई चीज़ ले ली, देन दैट इज समथिंग बैड. सो मैनेजमेंट शुड नो अबाउट इट एंड दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. इसका मतलब ये है कि मैनेजर्स रूटीन की चीज़ नहीं देखेगा, वो देखेगा जब इससे कोई चीज़ डिफरेंट हो, या इससे ऊपर या इससे नीचे.
तो वो डेविएशंस देखेगा। दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE। याद है ये? कहीं पे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, MBO पढ़ा था, उसके साथ MBE नहीं पढ़ा। तो एक होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दोनों चीज़ें, ठीक है, दोनों थियरीज हैं। सो दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्लियर सो फार? क्लियर है? क्लियर है फिलहाल तक? ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। वेरिएंस एनालिसिस साइकिल। अब हम कह रहे हैं कि ये वेरिएंस है, ये फ़र्क है, ये क्यों है? अब हाउ डज इट वर्क? हाउ डज इट वर्क? अब देखिए, सबसे पहले यू नीड टू मेक अ स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो आपने स्टैंडर्ड बनाना होगा। सो यू बिगिन विद प्रिपेयरिंग अ स्टैंडर्ड कॉस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब पहले एक चीज़ डिसाइड करते हैं, यार इसके अंदर कितना मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी लगेगी, उसका रेट क्या होना चाहिए, कितना लेबर लगेगा, 1 घंटा लेबर लगना चाहिए, उस लेबर को कितने पैसे देने चाहिए, 50 रुपये घंटा, इसके ऊपर कितना ओवरहेड लगना चाहिए, ओवरहेड का रेट क्या होना चाहिए। सो यू मेक अ स्टैंडर्ड कॉस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आप ये सारी रिपोर्ट बना, ये बना दिया, फिर आप एक्चुअली काम करना शुरू करते हैं। ठीक, आप काम करना शुरू करते हैं, देन यू एनालाइज द वेरिएंस। अब जब आप काम करते हैं तो उसमें और आपके स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा होगा। बहुत कम इस तरह होगा कि इट वुड बी इक्वल। एट टाइम्स यू वुड हैव आइदर समथिंग डिफरेंट, शायद ज़्यादा या शायद कम। सो यू एनालाइज द वेरिएंस कि वेरिएंस क्यों आ रहा है। आइडेंटिफाई क्वेश्चंस, व्हाई इज देयर अ वेरिएंस, ये वेरिएंस क्यों आया। आप कहते हैं सर इन्फ्लेशन है, आपको पता है हमने तो स्टैंडर्ड बना लिया था पिछले साल और अब तो रेट ज़्यादा हो गए हैं तो इस वजह से ज़्यादा हो गया। तो ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सो द मैनेजर वुड देन टेक एक्शन। सो यू आइडेंटिफाई क्वेश्चंस, यू रिसीव एक्सप्लेनेशन। आपको रीज़न पता चलता है, इन्फ्लेशन का वजह है, आपकी गलती है, आपने गलत टाइम पे ऑर्डर्स दिए, आपको चाहिए था कि मंथ के स्टार्ट में ऑर्डर देते हो, उस वक्त रेट्स कम होते हैं, लेट्स से, ठीक है, कोई भी रीज़न है। सो यू रिसीव एक्सप्लेनेशन, यू टेक करेक्टिव एक्शंस, देन द मैनेजर वुड टेल देम कि इसको काम करने का ये तरीका है। आपने ऑर्डर दिया बिल्कुल 1 दिन पहले, आपको चाहिए था 1 हफ्ता पहले आप ऑर्डर देते, सब लोगों से कोटेशंस लेते और फिर जिसका रेट अच्छा होता है उसको ऑर्डर देते। सो यू टेक करेक्टिव एक्शंस, यू कंडक्ट नेक्स्ट पीरियड्स ऑपरेशंस, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया हाउ इट वर्क्स? वेरिएंस का आइडिया हो गया किस तरह काम करता है? क्लियर है? ओके, सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने कहा कि हम सेट करेंगे, ये कौन करेगा? अकाउंटेंट्स, engineers, purchasing agents, production managers, all of them would sit together. ये सारी खाली अकाउंटेंट का काम नहीं है कि अकाउंटेंट बैठ जाएगा और आपको कहेगा अच्छा इतना। अकाउंटेंट को क्या पता कि कितने की कोई चीज़ आती है, ठीक है। बेसिकली इट्स दी परचेजिंग एजेंट, उसको पता होता है ना, वो परचेज करता है, परचेजिंग एजेंट काम कर रहा होता है ना। अच्छा, फिर जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको पता होता है कि कितना इसके ऊपर लगेगा मटीरियल, इंजीनियर को पता होता है। तो ये सारे मिल के बैठते हैं एंड they have a combined effort to set standards that encourage efficient future production. ये सारे मिलकर स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। ठीक, क्लियर हो रहा है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। अब ये स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए? क्या मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का स्टैंडर्ड बना दूं, आइडियल स्टैंडर्ड जिसके लिए कि मेरे वर्कर्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़े और बहुत स्ट्रिक्टली काम करना पड़े और तब दे विल बी एबल टू अचीव द स्टैंडर्ड? या मुझे चाहिए कि मैं एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड बनाऊं विच इज़ अचीवेबल, जो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो यू शुड गो फॉर प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स दैट आर अटेनेबल, दैट यू कैन डू। आप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं यार, इससे जो एक प्लास्टिक का भी बचेगा उसको भी उठा के दूसरे पे लगाओ और ये करो, तो मुश्किल हो जाएगा ना। हमें पता है कि यार कुछ प्लास्टिक ख़राब हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। सो मेक इट प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल स्टैंड बनाए सो दैट योर एम्प्लॉइज कैन अचीव दैट विद रीजनेबल, अटेनेबल विद रीजनेबल एंड एफिशिएंट एफर्ट। यानी आप नॉर्मल एफर्ट से वो कर सकें। ऐसा ना हो कि इतना स्ट्रिक्ट हो कि आपके एम्प्लॉइज़ को बहुत सख्त काम करके और उस स्टैंडर्ड को अचीव करना पड़े। ठीक, क्लियर सो फार? क्लियर सो फार क्लास? क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट जी। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले अब जिस तरह हम लोग प्रोडक्शन करते थे ना, जब हम प्रोडक्शन की बात करते थे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले किस चीज़ की बात करते थे? मटीरियल, देन लेबर, देन ओवरहेड्स। अच्छा, इसी तरह अभी जब हम लोग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे ना और वेरिएंसेस के, तो पहले मटीरियल, फिर लेबर, स्टेप बाय स्टेप, एंड देन ओवरहेड्स। ठीक, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्ट मटीरियल।
अब डायरेक्ट मटेरियल, मैंने कहा हर चीज़ के दो किस्म के स्टैंडर्ड, एक उसका क्वांटिटी का, एक उसका प्राइस का। प्राइस स्टैंडर्ड, क्वांटिटी स्टैंडर्ड, ठीक, ओके। प्राइस स्टैंडर्ड, प्राइस स्टैंडर्ड, प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक। इट शुड बी द फाइनल डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल नेट ऑफ डिस्काउंट्स। फाइनल जो आपको प्राइस कोट होती है, जिस प्राइस पे आप खरीदते हैं, नेट ऑफ डिस्काउंट, दिस इज द फाइनल डिलीवर्ड जो आपके डोर स्टेप पर आकर यहाँ तक मेरे वेयर हाउस तक पहुँच जाए। सो आई वुड नीड दैट प्राइस। मुझे वो प्राइस नहीं चाहिए जो कराची में है, एक्स फैक्ट्री, मैं उस पर क्या करता हूँ, मुझे तो यहाँ पर चाहिए, यहाँ पे मेरे वेयर हाउस में चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो उसके ऊपर किराया लगेगा, ठीक। फिर आप कहते हैं कि इसमें तो डिस्काउंट भी मिल सकता है, बल्क में उठा लें, तो उसको भी माइनस करें आप। तो मुझे फाइनल डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स नेट ऑफ डिस्काउंट, ये दिस इज माय प्राइस स्टैंडर्ड। क्लियर, क्लियर। क्वांटिटी, क्वांटिटी स्टैंडर्ड, कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल होती है मेरे यूनिट्स के ऊपर या सर्विस जो मैं प्रोवाइड करूँ उसके ऊपर। सो दिस इज समराइज्ड इन अ बिल ऑफ मटेरियल्स। जो बिल ऑफ मटेरियल बनता है उसमें पता होता है कि कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ और फिर कितने यूनिट्स उससे बनेंगे। जी, तेज ना, प्राइस स्टैंडर्ड सीजीएस क्यों होगा? सीजीएस तो एक प्रैक्टिकल है, प्राइस स्टैंडर्ड तो मैं पहले बनाऊंगा। सीजीएस वो है जो कि आपने एक्चुअली काम किया ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि काम करने से पहले स्टैंडर्ड तो बनाएं कि कितना लगना चाहिए, किस अमाउंट पे ख़रीदना चाहिए, फिर उसके बाद काम करें। आप अपना काम करें, मैंने स्टैंडर्ड बना दिया, फिर मैं इसको चेक करूँगा आपके काम के साथ कि आपने वो काम इसके मुताबिक किया। अगर नहीं किया तो मैं फिर आपको पकड़ूंगा कि क्यों नहीं किया, आपने क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया या क्यों महंगा चीज़ ख़रीदी, ठीक है। ओके, सेटिंग स्टैंडर्ड सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा तो याद होगा, ये तो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सिक्स सिग्मा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? क्वालिटी के लिए, और बेसिकली इस्तेमाल होता है डिफेक्ट्स के लिए, डिफेक्ट्स के डिफेक्ट्स कम से कम हो। सो सिक्स सिग्मा एडवोकेट्स have sought to eliminate all defects and waste rather than continually build them into standards। अब जो सिक्स सिग्मा है ना, वो एक स्टैंडर्ड है, लेकिन वो स्टैंडर्ड ये आपको कहता है कि आप इसको वेस्ट को या डिफेक्टिव यूनिट्स को कम से कम करें। 5 और 6 आउट ऑफ अ बिलियन के ये उनका स्टैंडर्ड है विच यू नीड टू अचीव। सो सिक्स सिग्मा के जो एडवोकेट्स हैं जो कि ये कहते हैं कि सिक्स सिग्मा इज अ गुड स्टैंडर्ड, यू नीड टू अचीव दैट, दे हैव सॉट टू एलिमिनेट ऑल डिफेक्ट्स। ऑफ कोर्स अगर 6 आउट ऑफ अ बिलियन है तो इसका मतलब मिलियन है या बिलियन है, आई एम नॉट श्योर। अगर मिलियन या बिलियन है सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट जीरो डिफेक्ट्स। ये आता है कोई 0.00003 या 5 आता है आउट ऑफ 100, तो ये बहुत कम है, तो it is almost zero defect. So they have sought to eliminate all defects and waste rather than continually build them into standards। वो उसको standards के अंदर build नहीं करते, वो कहते हैं बस यार ये आप सिक्स सिग्मा को अचीव करें, आपने डिफेक्ट्स इतने कम करें, ठीक है। उन्होंने स्टैंडर्ड के अंदर, जो स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ उसके अंदर इसको डाला नहीं है कि स्टैंडर्ड ये है कि इतना मटेरियल लगे और इस रेट के ऊपर लगे। इसके अंदर सिक्स सिग्मा वालों ने वो स्टैंडर्ड इसके अंदर नहीं डाला, वो सिर्फ ये कहते हैं कि इतने बिलियन के अंदर इतने आपके डिफेक्ट्स हों, सो दैट मीन्स यू आर अचीविंग योर सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड, दैट इज योर सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड। एज अ रिजल्ट अब होता क्या है, अलाउंसेस फॉर वेस्ट एंड स्पॉइलेज दैट आर बिल्ट इनटू स्टैंडर्ड्स शुड बी रिड्यूस्ड ओवर टाइम। सो एज अ रिजल्ट जो अलाउंस आपने रखा हुआ है, अब आपको पता है कि वेस्ट कुछ ना कुछ तो होता है, वेस्ट भी होता है, डैमेजेस भी होते हैं, डिफेक्ट्स भी आते हैं। सो एज अ रिजल्ट उसके लिए जो आपने अलाउंस रखा है या प्रोविजन जो क्रिएट की हुई है फॉर वेस्ट एंड स्पॉइलेज दैट आर बिल्ड इनटू स्टैंडर्ड्स शुड बी रिड्यूस्ड ओवर टाइम, तो वो जो आपने स्टैंडर्ड के अंदर रखा हुआ है उसको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपने कम करना है ताकि आप सिक्स सिग्मा को अचीव कर सकें, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड सिक्स सिग्मा इन योर स्टैंडर्ड्स। सिक्स सिग्मा को इस तरीके से आप लोग अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी? सिक्स सिग्मा एंड स्टैंडर्ड सेटिंग क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर में क्या है, वंस अगेन दोनों चीज़ें, प्राइस, क्वांटिटी। डायरेक्ट लेबर की प्राइस क्या चीज़ है? उसका रेट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट स्टैंडर्ड, ठीक है। और डायरेक्ट लेबर की क्वांटिटी क्या है?
कितने घंटे काम करता है ना, सो द टाइम, सो दिस इज योर टाइम स्टैंडर्ड। ठीक है, गॉट द आइडिया? द बेसिक आइडिया इज द सेम, प्राइस इनटू क्वांटिटी। बेसिक आइडिया सबका सेम है कि प्राइस और क्वांटिटी। जब डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो प्राइस एंड क्वांटिटी मेक सेंस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट लेबर तो प्राइस बन जाता है रेट और क्वांटिटी बन जाता है टाइम। ठीक, ये भी क्लियर हो गया? ओके, रेट स्टैंडर्ड। ऑफर ए सिंगल रेट इज यूज्ड दैट रिफ्लेक्ट्स द मिक्स ऑफ वेजेस अर्न। अब आप कहेंगे सर रेट का स्टैंडर्ड कैसे बनाएं? जलकार की अपनी अलग रेट होता है, उससे जो बड़ा होता है मिस्त्री उसका अपना अलग रेट होता है, जो मजदूर होता है जो खाली लेके जाता है चीज़ें उसका अलग रेट होता है, तो फिर तो रेट स्टैंडर्ड बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफन अ सिंगल रेट इज यूज्ड। हम एक सिंगल रेट बनाते हैं जिसमें रिफ्लेक्ट्स मिक्स ऑफ वेजेस अर्न, जो उन सब का मिलाकर वेजेस को डिनोट कर रहा होता है। सो दिस इज योर रेट स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट लेबर। क्लियर? ये बात क्लियर है? अब ये मार्कर बनाने में बहुत सारा लेबर है। एक मैनुअल लेबर होगा जो सिर्फ मटेरियल उठाकर ला रहा होगा, एक होगा जो थोड़ा हाई लेवल होगा, वो मशीन पे काम कर रहा होगा, एक होगा कोई इंजीनियर टाइप का जिसने कोई डिग्री कोई डिप्लोमा किया होगा इंजीनियरिंग का, वो चेक करेगा ये सही बन रहा है कि नहीं, एक सुपरवाइज़र होगा। तो इन सब का रेट अलग होता है। तो आपने क्या करना है कि जब स्टैंडर्ड बनाए तो एक रेट जो बनाएंगे उसमें इस सब रेट को डाल देना है। ठीक है, एग्जैक्टली। ये हो गया टाइम स्टैंडर्ड। टाइम, लेबर के टाइम को आप क्या करते हैं? मेजर कैसे करते हैं? पर आवर के हिसाब से। पर आवर के हिसाब से जब मेजर कर होते हैं लेबर का टाइम, तो वो कहाँ पे जा रहा होता है, वो किस जगह पर रिकॉर्ड होता है? याद है कुछ? ना ना, लेबर का टाइम कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, भूल गए? नहीं याद? ये याद है, टाइम एंड मोशन स्टडीज याद है। ये मैनेजमेंट में नहीं पढ़ा था? हो नहीं सकता। श्योर? टाइम एंड मोशन स्टडीज नहीं पढ़ी? इसके ऊपर एक इतनी बड़ी थियरी है। नहीं याद आ रहा? किस पे? तेज बोले। हाँ, उसमें क्या पढ़ा था? चलें उसको छोड़े, मैं आपको यहाँ पे जल्दी समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है। ओके, नाउ पे अटेंशन क्लास। सो नाउ योर टाइम ऑफ लेबर इज रिकॉर्डेड ऑन टाइम शीट्स। टाइम शीट्स होती हैं जो पहले होती थी मैनुअली, अब आजकल क्या होता है, आजकल होते हैं कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग, कार्ड, फिंगरप्रिंट्स, रेटिना पैटर्न्स थोड़े एडवांस हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जाते हैं, आपका टाइम स्टार्ट, आपका टाइम ख़त्म, इसको टाइम शीट बोलते हैं। सो फॉर लेबर टाइम स्टैंडर्ड यू वुड यूज़ टाइम एंड मोशन स्टडीज़। टाइम एंड मोशन स्टडीज़ आपको बताता है कितना टाइम लगा और उस टाइम में कितना काम हुआ। ठीक, और वो आपको बताएगा कि लेबर कितना इस्तेमाल होना चाहिए एक यूनिट के ऊपर। सो दिस इज़ टाइम स्टैंडर्ड फॉर लेबर। जी, एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि अगर इतना टाइम लगे तो इतने यूनिट्स बन रहे होते हैं, और उसके अंदर कौन कौन सा लेबर होता है, वो क्या क्या काम कर रहा होता है, उसका मैंने वहाँ पर एवरेज ले लिया। यहाँ पर मैं उसका टाइम लगा लेता हूँ, तो इसको टाइम को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पता चलेगा कि एक लेबर ने कितना काम किया। जी, लेकिन फारूक वो बेसिक वेज रेट होती है एक बेसिक वर्कर की। नहीं, वो मिनिमम है जो कि एक बेसिक वर्कर के लिए है। अब अगर आप उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग में ही कह रहा हूँ ना फारूक, मैन्युफैक्चरिंग में एक होता है आम लेबर जो कि
आम काम कर रहा है, एक है जो सिर्फ मशीन को डील कर रहा है। तो अगर आप वो आम वाले को भी 10 पाउंड दे रहे हैं पर घंटा और जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसको भी 10 पाउंड दे रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क रहा? तो नहीं होता, उसका वेज रेट अलग होगा। फिर जो उसका सुपरवाइज़र होगा उसका वेज रेट अलग होगा, फिर इसमें एक इंजीनियर भी होगा उसका वेज रेट अलग होगा, तो सबका वेज रेट अलग होगा। ठीक जी, तेज हफीज। हाँ, इसमें नहीं, लंच ब्रेक्स, ओके। नाउ योर लंच ब्रेक्स normally for factories, when you enter the premises you need to scan, when you leave the premises you need to scan, ठीक है। ऑफिस आप जब सुबह आते हैं स्कैन, और जब वापस जाएंगे तो स्कैन, इसमें लंच ब्रेक्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब लंच ब्रेक, ऑफिशियल टाइमिंग लंच ब्रेक का 1 आवर 2 आवर, तो वो 1 आवर 2 आवर इसके साथ एडेड है, हाँ वो एडेड है, ठीक। ओके जी, वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड्स। अब ओवरहेड्स में मेरे पास 2 किस्म के ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड के स्टैंडर्ड, वेरिएबल ओवरहेड के लिए आपने फिर वंस अगेन रेट और एक्टिविटी, याद है ना, POHR जब हम कैलकुलेट कर लें, सो POHR इज एक्चुअली रेट, देन इट इज मल्टीप्लाइड विद दी एक्टिविटी, ओके। सो एक्चुअल एक्टिविटी, तो यहां पर क्वांटिटी हो गई एक्टिविटी और प्राइस हो गई POHR यानी रेट, ठीक। सो रेट स्टैंडर्ड, एक्टिविटी स्टैंडर्ड, ओके। रेट स्टैंडर्ड, रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? POHR, वेरिएबल के लिए। सो द रेट इज द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। ये आ गया। एक्टिविटी, एक्टिविटी कौन सी है? द एक्टिविटी इज द बेस यूज टू कैलकुलेट द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। यहां पे जब आपने इसको कैलकुलेट किया था तो आपने क्या किया था? आपने डिवाइड किया था टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड एक्टिविटी। ये एक्टिविटी, ये याद है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था POHR। POHR में हम लोग क्या करते थे? वी यूज्ड टू डिवाइड द टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट by the total estimated activity, and then we used to multiply this rate with the actual activity. So this is the activity, and this activity is that same activity which is divided over there. इस तरीके से आप ये रेट निकालेंगे और फिर the activity is the base, ये base में जो आ रहा है is the base used to calculate the predetermined overhead. Clear? ये भी clear? ये भी clear? Clear हो गया? आप काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको मैंने सारी थ्योरी इसकी बता दी, सारी थ्योरी आपको बता दी है, समझा दी है। अब इसके एक्चुअल स्टार्ट करते हैं, इसके फॉर्मूलाज हैं वो आपको बताता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज फॉर इट, और आपको वो फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। मैं एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं दूंगा, दीज आर बेसिक फॉर्मूलाज। मैं आपको उसको बनाने का तरीका बता दूंगा कि फॉर्मूला किस तरह बना हुआ है। उस मेथड से अगर आप एग्ज़ाम में फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आप खुद से वो फॉर्मूला, एक हार्डली आधा मिनट लगेगा, आप खुद से वो फॉर्मूला बना सकेंगे, ठीक है। फॉर्मूले को मैं आपको बता दूंगा तरीका किस तरीके से उसको बनाना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, अब ये सब कुछ हम लोग एक जगह पर लिखेंगे ना, ये सारे स्टैंडर्ड्स। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ये सारे स्टैंडर्ड जो अभी हम लोगों ने बात की, 2 ये वाले, 2 ये वाले, 2 ये वाले, ये सब, ये 6 चीजें हम लोग एक कार्ड के ऊपर लिखेंगे। उस कार्ड को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, ओके। So a standard cost card for 1 unit of product might look like this. This is what it looks like. 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए, मार्कर के लिए ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है जिसको आपने फॉलो करना होगा, ओके। डायरेक्ट मटेरियल हमने क्या किया था? प्राइस, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और आवर्स, स्टैंडर्ड प्राइस और रेट। क्वांटिटी कितनी लगेगी? हमने कहा 500 ग्राम प्लास्टिक लगता है, लिख देंगे आप। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस और रेट, कितने का वो आपको मिलना चाहिए? आपको मिलना चाहिए 4 रुपए पर पाउंड, ठीक है। आप कहते हैं 3 पाउंड लगता है, 4 रुपए पर पाउंड। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 हो गया, ओके। लेट्स मूव ऑन। लेबर, लेबर हमने कहा था लेबर का रेट, लेबर का टाइम, ओके। लेबर का स्टैंडर्ड क्वांटिटी और आवर्स, रेट, सॉरी टाइम, टाइम आ गया 2.5 घंटे लगेगा लेबर का। फिर आ गया उसका रेट, स्टैंडर्ड प्राइस या रेट।
14 per hour. So 2.5 multiplied by 14, this gives you the total labor cost. ये हो गया. फिर आ जाए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. इसका वंस अगेन रेट एक्टिविटी, ये आ गया आपका क्वांटिटी और आवर्स, एक्टिविटी आ गई 2.5 आवर्स. ये आ गया आपका रेट 3 पर आवर. सो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज 7.5. तो स्टैंडर्ड के मुताबिक एक यूनिट के ऊपर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कितने पैसे लगने चाहिए? 54.5. इस हिसाब से ये आप पहले से कार्ड के ऊपर रख कर लिख कर इसको बनाते हैं पहले स्टैंडर्ड को, फिर इसको रख लेते हैं. नाउ दिस इज योर गाइड और बेंचमार्क. अब जो एक्चुअल काम करेंगे उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे. किस तरीके से कंपेयर करेंगे वो अभी आपको सिखाऊंगा. दैट इज कॉल्ड एज वेरिएंस एनालिसिस. स्टार्ट करें. स्टार्ट. अच्छा फिर रुकें, इसको पढ़ते हैं. ये थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है और यहां से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो एक और चीज आपने मुझसे पूछी नहीं, आपने मुझसे एक चीज नहीं पूछी. ये स्टैंडर्ड और बजट, इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो हटता ही नहीं है यार. ओके, लेट्स डू इट लाइक दिस. स्टैंडर्ड और बजट में क्या फर्क होता है? बजट क्या था? बजट हमने पढ़ा था ना, बजटिंग की थी, पूरी सारी की थी. बजट में हम लोग लिखते थे ना कि कितना मटेरियल लगेगा, कितने यूनिट्स बनाने हैं. रिमेंबर सबसे पहले बजट कौन सा बनाया था? द फर्स्ट बजट विच यू मेड ना. किसी को याद नहीं? Who got A in management accounting in my class? Osama? Hansla is not here. Ibrahim? भूल गए? पहला कौन सा बजट बनाया था? प्रोसेस याद है बजटिंग का प्रोसेस? कैसे स्टार्ट करते हैं? कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो आपको याद आ जाएगा पहला बजट कौन सा बना था? एक्सपेक्टेड सेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्सपेक्ट कि कितनी सेल होगी एंड देन यू विल स्टार्ट योर प्रोडक्शन. फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके. आप कहते हैं कि सेल होगी 1 लाख यूनिट, आप उसके मुताबिक कहते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट करो. फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा तो फिर सबसे पहले क्या चीज़ देखूंगा? फिर मटेरियल देखूंगा. आप कहते हैं इतना मटेरियल लगेगा. अब ये काम सारा हो गया है. ये फोरकास्ट है. फोरकास्ट है ना, यानी फोरकास्ट मींस इट विल हैपन इन द फ्यूचर. ये जो स्टैंडर्ड बनाया वो क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड? आपने कहा है कि इसके बाद जब आप प्रोडक्शन करेंगे इसके मुताबिक होना चाहिए. आपने यही कहा ना, इतना मटेरियल लगे इतना लेबर लगे. तो फिर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है यार? एक वक्त में लेडीज़ फर्स्ट या पहले आप? ओके, लेडीज़ फर्स्ट. तेज. किधर लिखा था? पढ़ लिया आपने? ओके, अच्छा. इट्स बेसिकली द सेम थिंग. आप हिस्टोरिकल डेटा से ही आप बना रहे होते हैं, ठीक है. लेकिन होता यह है कि अभी हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड बनाया, तो वो हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया था एंड द स्टैंडर्ड वाज मेड फॉर अ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर 1 यूनिट. वो एक के लिए बनाया था ना. और जो बजट मैं बना रहा था वो 1 लाख यूनिट्स बनाऊंगा, कितनी सेल होगी, कितने यूनिट बनेंगे. सो दैट एक्चुअली वॉज पर यूनिट. बजट भी इसी से बनता है, लेकिन बजट बनता है पूरे साल का या पूरे क्वार्टर का. हमने कहा था ना, क्वार्टर का, मंथ का, वीक का. तो उसके अंदर यूनिट ज़्यादा होंगे, बनेगा इसी हिसाब से. उसकी वर्किंग आप कहाँ से लेंगे कि कितने यूनिट के लिए कितना मटेरियल चाहिए. आप हम कहते थे ना कि 1 यूनिट रिक्वायर्स 3 पाउंड ऑफ मटेरियल, याद है? या 1 यूनिट रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर. सो हाउ वुड यू नो? वी वुड नो बिकॉज ऑफ यहीं से लेंगे. तो हम लोग इनपुट यहां से लेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल मेक आवर बजट. गॉट द आइडिया? क्लियर हो गया? ओके, सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये भी कर लूँ, यहां से स्टार्ट करें.
बस ये एक और स्लाइड करते हैं और फिर यहाँ से ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वहाँ से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। ओके, प्राइस एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। प्राइस, क्वांटिटी। प्राइस किसका काम है? प्राइस क्या है? प्राइस है, विच मीन्स जिस पे हम चीज़ें खरीदेंगे। ये चीज़ें कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? फारूक, मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ, मार्कर बनाता हूँ, ठीक है? जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ तो मैंने किस चीज़ की प्राइस की बात कर रहा हूँ? प्राइस ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ लेबर यानी रेट ऑफ लेबर, NPOHR, ठीक है? अच्छा, पहले इसकी बात करते हैं, प्राइस ऑफ मटेरियल। प्राइस ऑफ मटेरियल की बात करता हूँ। तो प्राइस ऑफ मटेरियल कौन खरीद रहा होगा? मटेरियल कौन खरीद रहा है? हाँ, प्रोडक्शन मैनेजर ले रहोगे या परचेजिंग मैनेजर ले रहोगे? देखिए, परचेज कमेटी अलग होती है, दे परचेज थिंग्स, ठीक है? उनका काम है परचेज करना। ओके, सो प्राइस एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स आर डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर 2 रीजंस। ये दोनों अलग अलग है। परचेजिंग मैनेजर ये परचेज करता है, इसका काम परचेजिंग है, ठीक है? तो अगर इसका काम परचेजिंग है तो इसका मतलब दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइसेस। परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉ मटेरियल परचेज प्राइसेस। इसका काम परचेजिंग के साथ है, इसका सिर्फ काम रेट के साथ है, प्राइस के साथ है। ये आपके लिए मटेरियल खरीद के देगा, जो चीज़ आपको चाहिए होगी ये खरीद के देगा। एंड फिर दूसरा कौन बनता है? खरीद के तो ये देगा, क्या ये बनाएगा चीज़ें आपके लिए? नहीं, वो तो प्रोडक्शन वाले बनाएंगे। तो वहाँ पे कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। तो फिर वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जब चीज़ बनाएगा ना, तो उसने कितना मटेरियल बनाया इस मार्कर को बनाने के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? प्रोडक्शन मैनेजर। परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है परचेजिंग के लिए, प्राइस के लिए। प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है चीज़ बनाने के लिए, विच मीन्स क्वांटिटी के लिए, ठीक है? एंड द प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? द बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आकर एट डिफरेंट टाइम्स। ओके, ये तो पहला रीजन हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि प्राइस एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स दोनों को अलग अलग रखना है। प्राइस को अलग रखना है, क्वांटिटी को अलग रखना है। क्यों? प्राइस अलग बंदे का काम है, क्वांटिटी अलग बंदे का काम है। अगर मैं दोनों को एक साथ रख दूं तो मैं परचेज मैनेजर को दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल करूं, इज इट पॉसिबल या इज इट लॉजिकल? नहीं, उसका तो काम है ही नहीं इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना काम तो प्रोडक्शन का काम है। तो प्रोडक्शन को पकड़ो जाके, उसने गलत काम किया, उसने ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल किया, क्यों किया? प्रोडक्शन को जाके कहें। आपने महंगा मटेरियल खरीदा तो ये किसका काम है? प्रोडक्शन का काम। ये परचेजिंग का काम है, परचेजिंग वाले को पकड़ें। ये दोनों चीज़ें अलग अलग। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं। मैं परचेज कर लेता हूँ, मैं परचेज मैनेजर हूँ, क्या आप इसको अभी इसी वक्त इस्तेमाल करेंगे और सारा का सारा इस्तेमाल कर लेंगे? हो सकता है कर दें, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं होता ना। क्या ये होगा कि जितना रॉ मटेरियल आपने खरीदा आपने सारा का सारा एक वक्त में इस्तेमाल कर दिया? पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है। सो द बाइंग एंड यूजिंग, बाइंग जब मैंने खरीदा, यूजिंग जब मैंने प्रोडक्शन की, दोनों अलग अलग टाइम पर होती है। द बाइंग एंड यूजिंग एक्टिविटीज आकर एट डिफरेंट टाइम्स। सो रॉ मटेरियल परचेज may be held in the inventory for a period of time before being used in production. इन्वेंट्री में रख दूंगा, जब इस्तेमाल करना होगा ये लोग इस्तेमाल करेंगे यार, बस अभी से लेके रख दो, 100 किलो लेके रख दो, प्लास्टिक लेके रख दो, जब इनको इस्तेमाल करना होगा ये इस्तेमाल करेंगे। इनको जितने मार्कर बनाने हैं वेयर हाउस से लेंगे, यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। इसी तरह होता है ना, नॉर्मली इसी तरह होता है। इस तरह तो नहीं होता जब आपने प्रोडक्शन करनी होती है आप कहते हो ओ जल्दी जल्दी मटेरियल खरीद के लेकर आओ, इस तरह आप नहीं करते, ठीक है? तो दोनों का टाइम अलग अलग है, इस वजह से दोनों स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। प्राइस का स्टैंडर्ड अलग, क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अलग। सो दैट्स द रीजन दीज टू स्टैंडर्ड्स आर कैलकुलेटेड एट differently separately. Okay, take a 2 minutes break and then we will actually start the variance analysis. ये स्टार्ट भी किसी ने किया था या नहीं? Okay, pause कर class, pay attention. So now we are going to start the variances. सबसे पहले वेरिएंस हम लोगों ने कहा वी विल टॉक अबाउट डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में 2 वेरिएंसेस, प्राइस, क्वांटिटी। सो फर्स्ट वी हैव अ प्राइस वेरिएंस एंड देन वी हैव अ क्वांटिटी वेरिएंस। सब वेरिएंसेस में इस तरह है, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। ये प्राइस की बजाय डायरेक्ट लेबर में रेट बन जाएगा, ये टाइम बन जाएगा,
Otherwise the concept is the same, price, quantity. Clear? So variance analysis, two types of variance, price variance, quantity variance. Price variance क्या check करेगा? It will check या it will calculate the difference between actual price and standard price. यानी actual price and स्टैंडर्ड प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है. कौन सी चीज अच्छी होनी चाहिए? व्हाट वुड बी गुड इफ विच वन इज बिगर? स्टैंडर्ड. अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम हो, सो इट्स समथिंग गुड. आपने कम हो गया, सो दैट वुड बी अ फेवरेबल वेरिएंस. ठीक. और अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ गया, इट विल बी कॉल्ड एज अनफेवरेबल. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस वेरिएंस के आगे फेवरेबल या अनफेवरेबल ये लिख देंगे. जो भी डिफरेंस आएगा, फेवरेबल अनफेवरेबल, माइनस प्लस नहीं लिखना, माइनस प्लस नहीं लिखना. आइदर राइट इट फेवरेबल अनफेवरेबल. क्लियर? यहां पे आ जाओ. क्वांटिटी वेरिएंस. क्वांटिटी वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ठीक है. एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. वंस अगेन आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल. सो बेसिकली वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड. गॉट द आइडिया सो फार? अब तक क्लियर है? आगे जाएं. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब आते हैं मटेरियल की तरफ. अगर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस होगा, ठीक, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस होगा, लेबर के वेरिएंस को हम लोग बोलेंगे रेट. रिमेंबर यहां पे रेट लिखा था ना, लेबर का रेट वेरिएंस. ठीक. इब्राहिम, ओके, पे अटेंशन. सो लेबर का जो प्राइस है दैट वुड बी कॉल्ड एज रेट वेरिएंस, और ओवरहेड का जो वेरिएंस है प्राइस दैट वुड बी कॉल्ड एज स्पेंडिंग वेरिएंस. स्पेंडिंग वेरिएंस. इसमें कितने नाम? 121 नाम है. ये इसमें 121 नाम है, इसमें 121 फॉर्मूले भी हैं. इसलिए आपसे कहा था इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता दूंगा उसको फॉर्मूला को बनाने का, तो आपको लिए आसान हो जाएगा. तो ना बस ये देखें, इसे कह रहा हूँ, ये नाम आपने याद रखें. देखिए बेसिक नाम याद रखें. बेसिक नाम है प्राइस, क्वांटिटी. ठीक है. अब प्राइस को लेबर की प्राइस रेट होता है, तो हम इसलिए उसको बोलते हैं रेट. ठीक. अच्छा, ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड. वेरिएबल ओवरहेड का जो प्राइस है, वेरिएबल ओवरहेड का जो प्राइस है वो आपका बेसिकली ये POHR होता है ना. ठीक. जब लेबर का जब वेरिएबल ओवरहेड हम बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट. यही होता है ना, वेरिएबल ओवरहेड यही होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. ये किस चीज़ को शो करते हैं? दिस शोज स्पेंडिंग. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस. यहाँ पे ये स्पेंडिंग हो. ठीक. अब आते हैं इस तरफ. मटेरियल क्वांटिटी होता है, सो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस. लेबर, हमने कहा था लेबर टाइम लगाता है ना, लेबर टाइम लगाता है. तो लेबर कितना टाइम लगाता है? लेबर ज़्यादा टाइम लगाता है, कम टाइम लगाता है, तो इसका मतलब लेबर एफिशिएंट है या नहीं. सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. तो इसका मतलब ये है कि जो लेबर का टाइम है बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी वेरिएंस. ओवरहेड. ओवरहेड भी आप लोग जब रेट आ जाए तो रेट को मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? POHR आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? एक्चुअल एक्टिविटी. याद है ना, एक्चुअल एक्टिविटी. तो एक्टिविटी आपको याद है लेबर आवर्स होता था. सो वंस अगेन दिस इज एफिशिएंसी. ये भी एफिशिएंसी वेरिएंस. ये अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? सारे वेरिएंसेस के नाम आ गए. सारे वेरिएंसेस के नाम आ गए आपके पास. जाएं आगे, स्टार्ट करें अब इनको.
वो अभी बताता हूँ, फॉर्मूला जब आएगा तब आपको पता चलेगा उसमें क्या चेक करना है, ठीक है। लेकिन बेसिक आइडिया यही है। अच्छा, दोबारा समझाता हूँ। देखें, प्राइस क्वांटिटी, मटेरियल किस प्राइस पे लिया, प्राइस वेरिएंस, कितना क्वांटिटी इस्तेमाल किया, क्वांटिटी वेरिएंस। लेबर किस प्राइस पे खरीदा, वो लेबर का रेट होता है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं लेबर रेट वेरिएंस। लेबर ने कितना काम किया, कितने घंटे काम किया, ये लेबर का शो करता है हमें लेबर की एफिशिएंसी। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी जो लेबर का क्वांटिटी वेरिएंस होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये भी हो गया। फिर पीओएचआर। पीओएचआर हम लोगों ने कहा था हम एक रेट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक, रेट फाइंड आउट कर दिया आपने। अब ये जो रेट आपने फाइंड आउट किया, ये जो पीओएचआर है, ये किस चीज़ को डिनोट करता है? पीओएचआर एक्चुअली डिनोट्स योर एक्सपेंसेस ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना पीओएचआर। पीओएचआर याद है आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड। तो ये शो करता है एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये वीओएच स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग, स्पेंडिंग है ना, योर स्पेंडिंग, सो दिस इज वीओएच स्पेंडिंग वेरिएंस। इस रेट को आप मल्टीप्लाई करते हैं एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, पीओएचआर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। एक्टिविटी हमारे पास अ गुड बेस इज डायरेक्ट लेबर आवर्स, सो वंस अगेन एफिशिएंसी वेरिएंस। अब समझ आ गई? 6 नाम याद हो गए आपको, प्राइस क्वांटिटी बेसिक है, लेबर मटेरियल में प्राइस क्वांटिटी इस्तेमाल होगा, लेबर में रेट और एफिशिएंसी इस्तेमाल होगा, वेरिएबल ओवरहेड में स्पेंडिंग और एफिशिएंसी इस्तेमाल। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब जाते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा समझना होगा। हमने जब स्टार्ट किया तो हमने क्या कहा था कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, दो वेरिएंसेस है ना, कौन कौन से, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस इस तरफ, क्वांटिटी इस तरफ, प्राइस क्वांटिटी, ये क्लियर हो गया। अब आ जाए प्राइस क्वांटिटी। हमने कहा था कि वेरिएंस किस चीज़ का डिफरेंस होता है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है, ये भी याद है, याद है ना ये? ओके, सही है। इसका मतलब हमारे पास वेरिएंस हमेशा एक्चुअल और स्टैंडर्ड का फर्क होता है। ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया स्टैंडर्ड, इन दोनों का फर्क होता है, ठीक है, ये भी लिख दिया। हमने कहा था कि प्राइस और क्वांटिटी दो किस्म के वेरिएंस होते हैं, प्राइस उठाकर यहाँ पे लिख दिया, क्वांटिटी ये कर दिया। सो दिस इज योर प्राइस वेरिएंस, दिस इज योर क्वांटिटी वेरिएंस। अब डिफरेंस हमने कहा था ये दो चीज़ों का है, ये दो चीज़ों का डिफरेंस है, ये है डिफरेंस एक्चुअल और स्टैंडर्ड का, और प्राइस और क्वांटिटी से मिलकर बनेगा ना, ठीक, ओके। अब आ जाए इधर प्राइस है और ये एक्चुअल है, सो एक्चुअल क्वांटिटी और प्राइस दोनों है ना, इनटू एक्चुअल प्राइस, ठीक। अब इस तरफ आ जाए, स्टैंडर्ड है इस तरफ, ठीक, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, अब आ जाए यहां पर, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक। अब आ जाए इस वेरिएंस की तरफ कि ये वेरिएंस बना किस तरह। प्राइस वेरिएंस इन दो का डिफरेंस हो गया, ठीक है, क्वांटिटी वेरिएंस इन दो का डिफरेंस। कुछ समझ आया? वो इसके जो पीछे लॉजिक है वो आपको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल इसको समझने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर इसको आप लोगों ने, इसके दो तरीके हैं, फॉर्मूले को याद करने के दो तरीके होते हैं ना, या तो आप इसको बस याद कर लें, अगर वो आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो फिर जिस तरह मैंने समझाया इस तरह इसको समझ लें, इसका लॉजिक बाद में समझाता हूँ। दरमियान वाला, हाँ,
सर ये इसमें से माइनस करेंगे तब हाँ, सर वो तो ठीक है सर एक दूसरे से माइनस करेंगे ना, सर वो किस चीज़ का पता चलेगा माइनस करेंगे ना, किस चीज़ का पता किस चीज़ का पता चलेगा? वेरिएंस का। ये जब दो माइनस करेंगे यानी ये प्राइस वेरिएंस माइनस ये क्या बन जाएगा? प्राइस वेरिएंस। ठीक, अब आ जाए इधर, ये माइनस ये बन जाएगा क्वांटिटी वेरिएंस। सर और ये जो एक्चुअल प्राइस वेरिएंस जो है सर एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी जो है सर ये इससे बीच वाले से माइनस हो गया और सर वो भी इस तरह या वो उल्टा हो गया। आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, ये फेवरेबल अनफेवरेबल, वो मैंने आपसे क्या कहा था, याद है इब्राहिम? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना। तो अगर आप इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसमें से माइनस करें, ये नहीं देखना। आपने ये देखना है कि आपके पास स्टैंडर्ड है या एक्चुअल है, ये आपने देखना है। ये क्या है? एक्चुअल है, ये एक्चुअल हो गया। अब अगर ये बड़ा हो गया स्टैंडर्ड और एक्चुअल कम हो गया तो ये क्या हुआ? इज इट समथिंग गुड? फेवरेबल। आप ये लिख देंगे बस, माइनस नहीं देखना, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, आई डू नॉट केयर। मुझे आंसर चाहिए, किसी को भी आंसर चाहिए, दे नीड दी वेरिएंस एज अ पॉजिटिव वेरिएंस और एज अ नेगेटिव वेरिएंस इन द सेंस इज इट अ फेवरेबल वेरिएंस, इज इट एन अनफेवरेबल। पॉजिटिव नेगेटिव किसी को नहीं समझ आएगी, लेकिन फेवरेबल अनफेवरेबल समझ आएगा। ओके, अब आ जाए इस तरफ, ये दोनों स्टैंडर्ड है, यहाँ पे एक्चुअल आ गया, ठीक, क्वांटिटी वेरिएंस आ गया। ठीक है, क्लियर है? बना सकते हैं इस तरह का फॉर्मूला, और इसमें बस आप सब चीज़ों को डालते रहें, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सबका ये फॉर्मूला है, सिंपल। अगर ये आपको याद है तो आपको 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बल्कि 2 आगे भी पढ़ेंगे, 8। और अगर ये नहीं याद तो वो 8 फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। इसलिए सोच लें कि ये कैसे बना है। दोबारा बनाऊं इसको रब करके? ये बता रहा है कि जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल की वो स्टैंडर्ड के मुताबिक वो कितनी होनी चाहिए थी। इज़न ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये आपने बनाया, आपने इसके ऊपर कितना मटेरियल लगाया? 10 ग्राम, 10 ग्राम आपने मटेरियल लगाया। आपने एक्चुअली ये मटेरियल लगाया है, आपने ये मार्कर बनाया है ना, सो व्हाट विल इट बी कॉल्ड? एक्चुअल क्वांटिटी ना। ये 10 ग्राम आपने कितने का खरीदा था? 20 रुपीज़ का। लेट्स से, फिलहाल मैं वैसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 20 रुपीज़ का खरीदा। एक्चुअली आपने इस रेट पे खरीदा ना, एक्चुअल, दोनों एक्चुअल हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअल हो गया। ठीक, अब आ जाए, अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर यही 10 ग्राम आप लेते और आप अपना वो कॉस्ट कार्ड निकालते, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, तो 1 ग्राम स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने का आना चाहिए था? ये तो आपने असल में 20 रुपए का खरीदा ना 1 ग्राम। अब स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 ग्राम कितने का है? स्टैंडर्ड कार्ड कहता है कि 25 रुपए, 25 लिख देंगे। स्टैंडर्ड कार्ड कहता है 15 रुपए, 15 लिख देंगे। तो इसका मतलब ये तो एक्चुअल है, ये एक्चुअल एट स्टैंडर्ड प्राइस इसको बोलते हैं, एक्चुअल एट स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, अब आ जाए इधर। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब जरा स्टैंडर्ड देखें, सिर्फ एक्चुअल नहीं। मैं कहता हूं इज़न आपने मार्कर तो बना लिया, लेकिन ज़रा जाएं अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट में देखें कि क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी, कितनी लगनी चाहिए थी, व्हाट शुड हैव बीन यूज्ड, और कितने का आना चाहिए था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड के मुताबिक ये ले लिया। अब इसको कंपेयर करें कि आपने कितना असल में इस्तेमाल किया, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ये आपको बता देगा क्वांटिटी। अब समझ आएगी थोड़ा बहुत? दोनों का
किन दोनों का? ये स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एक्चुअल प्राइस। तो फिर आप दोनों वेरिएंसेस को मिक्स कर देंगे। असल में मैंने आखिर में करना ही है, मैंने आखिर में इन दोनों को कंबाइन कर देना है, लेकिन फिर आपके लिए मसला होगा कि इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकेंगे। अगर इस तरह अलग अलग फाइंड आउट करेंगे तो अलग अलग मुझे पता होगा। जी हाँ, वेरिएंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना हफीज़, वो ये है कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड में कितना फ़र्क है। तो बेसिकली वेरिएंस ये है, ये वेरिएंस है बेसिक। अब यही तो बात है ना कि ये जो वेरिएंस है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इसके अंदर प्राइस भी है, इसके अंदर क्वांटिटी भी है। तो जिस तरह मैंने अभी रीज़न को कहा नहीं, इसको अलग अलग करना है, प्राइस को अलग करना है, क्वांटिटी को अलग करना है। ठीक है, तो प्राइस की अलग कैलकुलेशन ये है, क्वांटिटी की अलग कैलकुलेशन ये है। टोटल, फिर हम इसको बोलते हैं टोटल मटेरियल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस कितना है मटेरियल का, आप इन दोनों को देख लेंगे। यहां से लेट से आंसर आ रहा है 50 फेवरेबल, लेट से यहां से आंसर आ रहा है 75 अनफेवरेबल। तो टोटल वेरिएंस कितना हो गया? टोटल वेरिएंस कितना हो गया? 25 अनफेवरेबल टोटल वेरिएंस। अभी जो आप कह रहे हैं ना कि किस तरह, वो मुझे टोटल वेरिएंस तो दे देगा लेकिन अलग अलग नहीं देगा, मुझे तो अलग अलग चाहिए। क्यों अलग अलग चाहिए? प्राइस वेरिएंस के लिए मैं किस चीज़ को, किस बंदा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस वेरिएंस, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, परचेजिंग मैनेजर। क्वांटिटी में मसला आया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वांटिटी वेरिएंस, प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, दैट्स व्हाट। जी अभी एग्जाम्पल सारे करेंगे, इज़न ये इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ये चलेगा अगले 1-2 हफ्ते, इट्स गोना टेक टाइम। ठीक है, ये तो आपको जनरल बताया है, जनरल, ये जनरल है, जनरल मॉडल फॉर वेरिएंस एनालिसिस। असल में हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, अब इसको एक एक चीज़ यूं यूं करके देखेंगे, फिर आगे जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट क्या करेंगे? कल से। कल आप आएंगे? आएंगे कल, आप आएंगे, मुझसे पढ़ेंगे? आई एम रेडी, मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ कल। आने वाला कल किसने देखा है? फारूक, किसी ने देखा है? आपने देखा? ओके, जितना पढ़ लिया आज पढ़ते हैं जी। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप क्लियर है? अब 1 बाय 1 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस क्यों नहीं कर रहे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस क्यों नहीं कर रहे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट एक्चुअल प्राइस। ओके जी, मानूर का क्वेश्चन गौर से सुने, इसको कोई आंसर कर सकता है कि नहीं? तेज बोलो। और इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, इसका आंसर अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया उसके अंदर है। बोले। मानूर कह रही है, ये आपको नजर आ रहा है? मानूर कह रही है ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है। वो कह रही है इसको एक्चुअल प्राइस यू क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया इब्राहिम? क्यों नहीं किया? तो आप सुन नहीं रहे तो आपको क्या पता चलेगा? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है फॉर्मूला। ठीक है, मानूर कह रही है कि इसको आपने सर एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों नहीं किया? कुछ भी हो सकता था ना, इसको ऊपर कर दें, उसको नीचे कर दें। मैंने तो आपसे ही कहा इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें, तो उस तरह भी बन सकता है, बन सकता है, क्यों नहीं बना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आंसर बताया आपको, पता नहीं किसको समझा रहा था, हफीज से जो बात कर रहा था, उसके अंदर इसका आंसर है। अभी थोड़ी देर पहले जो हफीज से जो बात कर रहा था उसके अंदर इसका आंसर है।
थोड़ी देर पहले हफीज़ से क्या बातें कर रहा था? किस चीज़ की बात की मैंने आपसे हफीज़ थोड़ी देर पहले? एग्जैक्टली प्राइस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? परचेज। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोडक्शन। अच्छा अब जरा गौर से देखें, परचेज का फॉर्मूला ये बन गया, ये बन गया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, परचेजिंग वाला चीजें परचेज करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। ठीक है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका जवाब देगा। ठीक, ओके आगे चलें। हमने यहां पे किया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक, अब आ जाए इस फॉर्मूले पे। ये क्या चीज है? ये फॉर्मूला ये आपको बता रहा है क्वांटिटी वेरिएंस। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वाला क्या करता है? चीजें बनाता है, चीजें बनाता है। मैं चीजें बना रहा हूं, ठीक है, मैं चीजें बना रहा हूं, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है कि मैं जो चीज बना रहा हूं उसके अंदर कितना प्लास्टिक लगा रहा हूं, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूं। क्या मैं एक्चुअल प्राइस का रिस्पॉन्सिबल हूं? एक्चुअल प्राइस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? नहीं। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये मुझे क्या चीज बताती है कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं, फुल स्टैंडर्ड है। फिर मुझे ये बताती है कि स्टैंडर्ड प्राइस पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है। क्वांटिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं। तो मेरा जो वेरिएंस है वो इस चीज के ऊपर है, उसका जो वेरिएंस है वो इस चीज के ऊपर है। अब अगर यहां पर मैं मानूर की बात मान लूं, मैं इसको कर दूं एक्चुअल प्राइस, तो क्या ये मेरे कंट्रोल में है? ये मेरे कंट्रोल में एक्चुअल प्राइस? उसके कंट्रोल में है ना। एक्चुअल प्राइस उसके कंट्रोल में है, ये उसके पास है, ये मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी है, ये मेरे पास है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज वेरिएंसेस आर डिफरेंट। जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको वही चीज देंगे, उसकी कैलकुलेशन करके उसको देंगे, उससे कहेंगे तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कल को कुछ गलत हुआ, फेवरेबल अनफेवरेबल, दैट पर्सन वुड बी रिस्पॉन्सिबल, वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है इसका। ये जितनी थ्योरी बता रहा हूं आपको, ये दरमियान में मैं वेरिएंस एनालिसिस में थ्योरी पूछता होता हूं। ठीक है, तो ये जो बातें हैं प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर की, ये दिमाग में होनी चाहिए, ताकि जो वेरिएंसेस एग्जाम में आप कैलकुलेट करेंगे उसका रीजन मुझे बताएंगे आप, मैं आपसे पूछूंगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस थ्योरी। ओके, ये तो जनरल था ना। अब इसको वन बाय वन चेक करते हैं, ठीक है, आराम से। खैर है, आज आगे नहीं जाएंगे, यही करेंगे, लेकिन ये पक्का हो जाए। ये पक्का हो गया तो पूरा चैप्टर पीस ऑफ केक, आसान। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी यही कहा था ना हमने कि एक्चुअल क्वांटिटी है, इसको इस तरफ रख दो। एक्चुअल क्वांटिटी इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्चुअली यूज्ड। एक्चुअल आपने कितना किया। ओके, आगे चलें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो है जो कि क्वांटिटी कॉस्ट कार्ड के ऊपर है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ द पीरियड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए एक्चुअल के लिए। ठीक है, ओके, ये हो गया। आगे चले। एक्चुअल प्राइस, जिस प्राइस पे आपने खरीदा, एक्चुअल प्राइस इज द अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर द इनपुट यूज्ड, परचेज मैनेजर का काम। स्टैंडर्ड प्राइस कॉस्ट कार्ड के ऊपर लिखा होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के ऊपर स्टैंडर्ड प्राइस इज द अमाउंट दैट शुड हैव बीन पेड, जो आपको पे करना चाहिए था। अब आ जाए मेन चीज़ों पे। जिस तरह फॉर्मूला बना है, इस तरह फॉर्मूला बना, ठीक है। फॉर्मूला किस तरह बना? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, ये वाला, माइनस कर देंगे इस वाले से, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। इस तरफ आ जाएं, क्वांटिटी वेरिएंस के लिए क्या करेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये लिख देंगे। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब मैं आपको बताऊँ इसका एक और आसान तरीका इस फॉर्मूले को बनाने का, ठीक है। अब याद रखेंगे, फॉर्मूला बनाना है ना, सबसे पहले आप जाएं, पेपर आप स्टार्ट करें, एक तरफ लिखें प्राइस, एक तरफ लिखें क्वांटिटी, ठीक है। ये प्राइस है, ये एक्चुअल वाली साइड, एपी एक्चुअल इंटू AQ, एक्चुअल, दोनों एक्चुअल लिख दिया, दोनों एक्चुअल लिख दिया। अब इस तरफ आ जाए, इस तरफ क्या लिखेंगे? दोनों लिख दिया। अब यहां पे रह गया ना एक, यहाँ आपको पता है कि ये और ये दोनों सेम है,
सेम है ना, अब कौन सा लिखूं, प्रॉब्लम कौन सा लिखूं? एक में ऊपर वाला नीचे वाला। ये कैसे है, ये कहाँ से है? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ लेकिन यहाँ पे तो मैंने उल्टा लिख दिया है, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दिया, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अच्छा नहीं, मैं इसको इस तरह याद रखता हूँ, या अपने स्टूडेंट्स को इस तरह बताता हूँ। एसपी, एसपी याद होता है ना, एसपी याद है ना सबको, एसपी याद है ना, एसपी होता है ना एसपी, ठीक है। एसपी तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा ना। अगर एस पी है तो एस क्यू तो नहीं हो सकता, वो तो फिर यही चीज़ बन गई। तो एस पी है तो ए क्यू, और इसी को सेम यहाँ पे लिख दें, ए क्यू इंटू एस पी, माइनस, बन गया फॉर्मूला, बस खत्म, डन। 6 फॉर्मूले आपके हो गए, ठीक। थ्योरी आपको समझा दी कि इसके पीछे थ्योरी क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक। आपको याद करने का तरीका समझा दिया, फेवरेबल अनफेवरेबल समझा दिया। इसके बाद भी गलती की तो यू आर ऑन योर ओन। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर लिया कि आपको ये चीज़ दिमाग में आ जाए। सबसे पहले जो इसका अपना है वो लिख देना, ये P है इस तरफ Q है ना, तो AP AQ, पहले तो ये लिख दें, लिख दिया। इस तरफ Q है, इस तरफ SP SQ, इस तरफ स्टैंडर्ड है ना, उस तरफ एक्चुअल है, इस तरफ स्टैंडर्ड है, ठीक है। इस तरफ एक्चुअल है, इस तरफ स्टैंडर्ड है, ये दोनों एक्चुअल लिख दें, AP PQ, PQ दोनों स्टैंडर्ड लिख दें। अब मसला ये है कि ये क्या लिखूं और ये क्या लिखूं, ये नहीं आता। SP याद रखें, SP, SP होता है ना, SP DSP SP, SP याद रखें, SP लिख दें, दूसरा AQ आ जाएगा। दूसरे को आप SQ नहीं लिख सकते क्योंकि फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आप AQ लिख दें, यही उठा के इधर लिख दें, दोनों को माइनस कर दें, यू हटा, ठीक है। 6 फॉर्मूला आपके हो गए, बन गए। AQ इंटू SP, ये एक हो गया, और ये भी सेम AQ इंटू SP, सेम, वो सेम ही दी है, इधर आएगा। क्योंकि हमने जब शुरू किया था हमने देखें कहा था, ये देखें, ये एक है, ये एक और ये एक, ये दोनों मिलकर एक फॉर्मूला, ये दोनों मिलकर एक फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह हमने स्टार्ट किया था, जिसको हम इस फॉर्मूले को बनाने लगे। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखा दिया इस फॉर्मूले का, थ्योरी भी आपको समझा दी दोनों कि इसके पीछे थ्योरी क्या है इस फॉर्मूले के पीछे, ठीक है। लॉजिकल जो इसका सीक्वेंस है, हम यहाँ से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस, उसके बाद डायरेक्ट लेबर का प्राइस एंड क्वांटिटी, लेकिन उसको प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रेट एंड एफिशिएंसी। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड का स्पेंडिंग और एफिशिएंसी, ठीक है। एग्जाम में मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि एक ही डेटा देता हूँ, उस पर सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करता हूँ, तो ज़रा एहतियात से करना है कि गलती ना करें, ठीक है। 6 वेरिएंसेस है ना, 6 मार्क्स, सही है, गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह। क्लियर सो फार? यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। डन? ओके इब्राहिम, चलो स्टॉप।